दोस्तों यूके और पाकिस्तान के बीच बवाल हो गया। एक बड़ा डिप्लोमेटिक और कानूनी टकराव देखने को मिल रहा है। ये पूरा मामला रॉचरडेल ग्रूमिंग गैंग के एक मेन सरगना के डिपोर्टेशन और पाकिस्तान का उसे वापस लेने से इनकार करने पर आ चुका है। पाकिस्तान ने क्लियरली मना किया है कि वो इसको वापस नहीं लेगा। इसके बाद ये साफ भी हो गई ये बात कि अब वेस्ट के अंदर, खासकर यूरोप के बड़े देशों में, पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों ने कांग्लादेशियों ने जिस तरह की गंद मचाई है उसको अब दुनिया कॉल आउट करने लगी है। वही खुद पाकिस्तान के अंदर क्या हाल है, चलिए बात करते हैं। The grooming gang scandal was and will forever be one of the darkest moments in our nation's history. दोस्तों यूके के रॉचरडेल में सालों तक पाकिस्तानियों की ग्रूमिंग गैंग ने को अपना शिकार बनाया। इस गैंग का एक मेन सरगना 73 साल का शबीर अहमद था। उसे लगभग 14 साल जेल में बिताए। रिसेंटली उसे सख्त शर्तों के साथ रिहा किया गया। यूके सरकार का रुख बहुत क्लियर था कि ऐसी घिनौनी हरकतें करने वाले को यूके में रहने का कोई हक नहीं। इसलिए यूके ने शबीर अहमद की ब्रिटिश नागरिकता रद्द कर दी और उसे पाकिस्तान डिपोर्ट करने का फैसला किया। लेकिन यहीं से असली कानूनी और डिप्लोमेटिक परेशानी शुरू होती। इस मामले के फैक्ट्स पर गौर करें तो शबीर अहमद पर गलत क्राइम के 30 मामले दर्ज थे। वो वर्ड भी मैं नहीं यूज कर सकता यहाँ पर। उसके लिए उसे 14 साल की सजा उसने काटी। यूके सरकार उसकी नागरिकता रद्द करके उसे वापस भेजना चाहती, लेकिन पाकिस्तान ने उसे अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया। इसके पीछे उसकी एक डिप्लोमेटिक चाल भी है। पाकिस्तानी अधिकारियों को लॉजिक है कि शबीर अहमद अब पाकिस्तान का नागरिक है ही नहीं। उनका दावा है कि अहमद, जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, वो करीब 13 साल की एज में ही यूके चला गया था और दशकों पहले ही उसने अपना पासपोर्ट फाड़कर अपनी पाकिस्तानी नागरिकता छोड़ दी थी। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से अहमद के पास अब न तो पाकिस्तान का पासपोर्ट है और न ही वहां का कोई नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो पाकिस्तान उसे वापस क्यों ले? पाकिस्तान के एक मंत्री ने यहां तक कहा कि अहमद ने जो भी क्राइम किए हैं वो माफ करने लायक नहीं है, लेकिन चूंकि अब वो पाकिस्तान का नागरिक नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है वो यूके को ही करनी है। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार पाकिस्तान के इस दावे का विरोध करती है। यूके का कहना है कि अहमद ने अपनी पाकिस्तानी नागरिकता छोड़ने की सही और कानूनी प्रोसेस कभी पूरा ही नहीं किया, इसलिए वो आज भी कागजों में ऑन पेपर पाकिस्तान का ही सिटीजन है। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने यूके के सामने एक शर्त रखी है कि अगर यूके चाहता है कि पाकिस्तान अहमद को वापस ले तो यूके को पाकिस्तान के उन पॉलिटिकल विरोधियों और पत्रकारों को भी पाकिस्तान को सौंपना होगा जो यूके में शरण लेकर रह रहे हैं। इसके अलावा यूके एक और बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है, जो इमिग्रेशन एक्ट 1971 की एक खामी भी है। इस कानून के तहत कॉमनवेल्थ के जो नागरिक 1973 से पहले यूके आए थे और 5 साल से ज्यादा वहां रह चुके हैं, उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। चूंकि शबीर अहमद करीब 60 सालों से यूके में है, इसलिए ये कानून उसके डिपोर्टेशन में एक बड़ा रोड़ा बन गया है। अब दोस्तों पाकिस्तान की इन शर्तों और उसकी इस टुच्चेगिरी वाली हरकत से आप ये तो समझ गए होंगे कि ये देश कैसा है। इसमें समझने जैसा कुछ खास है भी नहीं, क्योंकि हम तो उनकी रग रग से वाकिफ हैं। यूरोप को ये पहली बार शायद पता चला होगा। एक रिपोर्ट की माने तो यूके में 2005 से 17 के बीच ग्रूमिंग गैंग के 84% अपराधी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मूल के थे, जबकि यूके में उनकी आबादी कुल सिर्फ 2% के करीब है। इसके बारे में यूके के न्यूज चैनल्स में भी बातें क्लियरली होने लगी हैं खुलकर। 80% are men of Pakistani and Bangladeshi origin. Well, a couple of observations then. Why do they appear to view white girls as objects to be traded and even disposed of? And what is their community doing about it? देखिए, चाइल्ड अब्यूज के मामलों में मैक्सिमम क्रिमिनल्स गोरे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ग्रूमिंग में साउथ एशियाई पुरुषों की संख्या एबनॉर्मली बहुत ज्यादा है। मेन कारण इसका ये बताया गया कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद पर रेसिज्म या इस्लामोफोबिया का आरोप लगने के डर से इन गंभीर अपराधों को जानबूझकर छिपाया। इसके अलावा एक बड़ा फैक्ट ये भी सामने आया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पीड़ित लड़कियों की इसलिए अनदेखी की क्योंकि वे समाज के गरीब और निचले तबके से आती थी, जिसके चलते अधिकारियों ने उनकी शिकायतों पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें ही कैरेक्टरलेस मान लिया। ये तो रही बाहर की बात। खुद पाकिस्तान के अंदर के लोगों की बात सुनिए और समझिए कि वहां पर कैसे लोग रहते हैं। बीचेस पे जाते हैं, मिक्स्ड पॉपुलेशंस होती हैं। क्या यहाँ इजाजत है? यहाँ अगर खातून अकेली सड़क पे जा रही हो तो लोग, मर्द उसको घूर के देखते हैं। जो गोरियां आती हैं यहाँ, जब उनसे हम बात करते हैं वो कहते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हमारे जिस तरीके से मर्द हमारी तरफ देखते हैं, ये कल्चर की इश्यूज है। ये कोई और नहीं, पाकिस्तान के नज़म सेठी हैं, जिनका कहना है कि पाकिस्तानी पुरुष गोरी लड़कियों को घूरते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में टूरिज्म कम हुआ है। वहीं वो अपने यहाँ की पुलिस में भर्ती महिला पुलिस कर्मियों को भी उसी निगाह से देखते हैं। अगस्त 2021 में लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे के दिन एक महिला टिकटॉकर के साथ सैकड़ों पुरुषों की भीड़ ने बदसलूकी की, जो दिखाता है कि पब्लिक प्लेसेस पर महिलाओं के लिए कितना अनसेफ माहौल है वहां पर। मैंने 14 अगस्त के लिए न्यू ड्रेस सिलवाया था। मेरे देखने से पहले सब कुछ मेरा उतार लिया गया। इसी तरह एक और घटना में एक महिला पर भीड़ ने सिर्फ इसलिए हमला किया क्योंकि उसने एक ऐसी ड्रेस पहनी थी जिस पर अरबी कैलीग्राफी थी और भीड़ ने उसे ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी मान लिया।
एक और हाई प्रोफाइल मामले में जुलाई 2026 में लाहौर में एक विदेशी महिला और उसके साथी के साथ असॉल्ट और जबरन वसूली की घटना हुई, जिसमें पकड़े गए आरोपियों में रसूखदार पॉलिटिकल परिवारों से जुड़े लोग भी शामिल बताए गए। पता चला कि ये पाकिस्तान की डिप्टी पीएम का भतीजा था और दोनों लड़कियां जो थी वो वेनेजुएला से थी। जब पब्लिक प्लेसेस पर आम महिलाओं की ये कंडीशन है तो अधिकारी भी इससे बचे नहीं हैं। पाकिस्तान में महिला ऑफिसर्स को अक्सर अपने ही पुरुष कोलीग्स और समाज की तरफ से मिसोजिनी का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर गंभीर मामले नहीं दिए जाते और समाज का एक बड़ा तबका महिलाओं को लीडरशिप की भूमिका में देखने को तैयार ही नहीं होता। जब महिला पुलिसकर्मी सख्त कार्रवाई करती है तो उन्हें असॉल्ट का शिकार होना पड़ता है। ये साबित करता है कि प्रॉब्लम किसी स्पेशल ग्रुप में नहीं बल्कि उस सिस्टम और कल्चर में है जो महिलाओं को एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह देखता है, एक इस्तेमाल करने की नजर से उसे देखता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में पाकिस्तान का परफॉर्मेंस हमेशा से बेहद खराब रहा है। ये देश अक्सर 146 देशों की लिस्ट में सबसे निचले पायदानों 142 से 145 के बीच में ही रहा है। ये रिपोर्ट दिखाती है कि पाकिस्तान में महिलाओं की फाइनेंशियल भागीदारी, एजुकेशन, हेल्थ और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का लेवल बहुत ज्यादा खराब है। इसी तरह जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में भी पाकिस्तान को महिलाओं के लिए सबसे खराब देशों की लिस्ट में रखा गया है। ये इंडेक्स के कंक्लूजन बताते हैं कि पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की दर बहुत अधिक है और उन्हें अपनी ही कम्युनिटी में सुरक्षा का एहसास नहीं होता। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी मेजर ग्लोबल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस की एनुअल रिपोर्ट्स भी यही कहती है। इन इंस्टीट्यूशंस के अनुसार पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ ऑनर किलिंग यानी झूठी शान के लिए हत्या, एसिड अटैक, घरेलू हिंसा और जबरन विवाह के बहुत सारे मामले हैं जो कि बहुत आम हैं। थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन के एक फेमस सर्वे ने भी कल्चरल, रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के कारण होने वाली वायलेंस के बेस पर पाकिस्तान को महिलाओं के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक घोषित किया था। सोशल साइंसेस एंड सोशियोलॉजिकल स्टडीज से भी ये क्लियर होता है कि पाकिस्तान की जस्टिस सिस्टम और समाज में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की है। वहां पेट्रियार्कल माइंडसेट इतनी गहरी है कि महिला के बॉडी, उसकी पसंद और उसकी इंडिपेंडेंस को सीधे तौर पर परिवार या कबीले के ऑनर के साथ जोड़ दिया जाता है। स्टडीज बताती हैं कि इसी सो कॉल्ड इज्जत की रक्षा के नाम पर हर साल सैकड़ों महिलाओं की उनके ही पिता, भाई या पति द्वारा हत्या कर दी जाती है पाकिस्तान में। लीगल और इंस्टीट्यूशनल रिसर्च ये बताते हैं कि पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ होने वाले सेक्सुअल एंड फिजिकल क्राइम्स में कन्विक्शन रेट बहुत कम है, जो आमतौर पर 1 से 3% के बीच ही आंकी जाती है। इसका एक बड़ा कारण है वहां के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मौजूद खामियां। एग्जाम्पल के तौर पर किसास और दियत, खून के बदले खून या खून बहाने जैसे लीगल प्रोविजंस के तहत हत्यारा, जो अक्सर परिवार का ही सदस्य होता है, पीड़ित महिला के बाकी परिवार वालों से माफी मांगकर या पैसे देकर कानूनी सजा से आसानी से बच सकता है। इससे अपराधियों के मन में कानून का डर ही खत्म हो जाता है, क्योंकि सॉरी बोलो और छूट जाओ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर, वापस से वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं। यूके और वाइडर वेस्टर्न वर्ल्ड एक बड़ी डिलेमा से गुजर रही है। लिबरल डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ड्यू प्रोसेस और न्यूट्रल मुकदमों के आदर्शों पर बने हैं ये लोग, लेकिन आज यही वैल्यूज उनके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल हो रही है। लिबरल वेस्ट का बेसिक रूल है कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन रॉचडेल ग्रूमिंग गैंग जैसे मामलों ने इस मॉडल को हिला कर रख दिया। अपराधी अक्सर यूरोपीय ह्यूमन राइट्स कानूनों का सहारा लेकर अपने डिपोटेशन को रुकवा देते हैं, ये दावा करके कि उनके अपने देश में भी उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, इसलिए वो नहीं जाएंगे। इसके अलावा ग्रूमिंग गैंग के मामले सालों तक इसलिए दबाए गए क्योंकि यूके की लोकल पुलिस और अधिकारियों को डर था कि अगर उन्होंने सख्त कार्रवाई की तो उन पर रेसिज्म और इस्लामोफोबिया का आरोप लग सकता है। इस पॉलिटिकल करेक्टनेस की कीमत हजारों छोटी बच्चियों ने अपनी जिंदगी बर्बाद करके चुकाई है दोस्तों। जैसा कि हमने देखा, पाकिस्तान यूके के इस कानूनी संघर्ष का फायदा उठा रहा है और एक दोषी चाइल्ड अब्यूजर को लेने के बदले उन पॉलिटिकल ऑपोजिशन को भी मांग रहा है जिन्होंने यूके में शरण ली हुई है। पर एक बात तो क्लियर है दोस्तों, यूरोप को ये पता चल चुका है कि अब टाइम आ गया है जब बातें छोड़कर ठोस कानूनी और डिप्लोमेटिक कदम उठाने होंगे। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूके सरकार को इमिग्रेशन एक्ट 1971 में तुरंत अमेंडमेंट करना चाहिए ताकि जो विदेशी नागरिक संगीन अपराध करते हैं उनकी सुरक्षा के रास्ते भी बंद हो सके। जब कोई अपराधी रिहा होता है तो उसके विक्टिम्स को डर के साए में जीना पड़ता है, इसलिए ह्यूमन राइट्स का ध्यान अपराधी को बचाने से हटकर समाज और विक्टिम्स को सेफ रखने पर बेस्ड होना चाहिए। अगर पाकिस्तान जैसा कोई देश या बांग्लादेश जैसा कोई देश अपने दोषी नागरिकों को वापस लेने से मना करता है तो यूके को विदेशी सहायता रोकने या वीजा बैन लगाने जैसे डिप्लोमेटिक दबावों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर भी इंटरनेशनल दबाव बना रहना चाहिए ताकि महिलाओं के अधिकारों और सिक्योरिटी को सीरियसली वहां पर लिया जाए। बाकी इस पूरे मैटर पर आपका क्या कहना कमेंट करके जरूर बताना। पाकिस्तान की इस फितरत पर अगर आप कुछ कहना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, लिखना जरूर कमेंट बॉक्स में। अगर आप कभी वेस्ट में गए हो या यूके गए हो, उन सारे इलाकों में अगर आप घूमे हो तो क्या आपने ऐसी चीजें ऑब्जर्व की कि वहां पर ये जो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी पहुंचते हैं तो कैसी गंद मचाते हैं। उसके ऊपर अगर आप अपना कोई ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहो तो मोस्ट वेलकम। वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। अगर वीडियो सही लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।